Let's continue on theory portion of amalgamation for MCQ. ओके, पेम्पलेट लेके बैठना, जो पॉइंट बोलो उस पर ध्यान देना, MCQ के लिए काम का है। अब पॉइंट नंबर 1, वाई एमालगमेशन। तुम बिजनेस को मर्ज क्यों करना चाहते हो? तुम कोई बिजनेस के साथ कंबाइन क्यों होना चाहते हो? तो नंबर 1, फॉर एलिमिनेटिंग कंपटीशन अमॉन्ग ईच अदर। पहला पॉइंट क्या होता है अमालगमेशन मर्जर कॉम्बिनेशन के पीछे, कि अंदर अंदर जो कंपटीशन है उसको कम करना, दूर करना या ख़त्म करना। पॉइंट नंबर 2, टू टेक एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। बेसिकली अगर आपका बिजनेस कंबाइन हो जाएगा, एक से दो बिजनेस हो जाएंगे, क्लियर, दो बिजनेस ज्वाइंट अप हो जाएंगे, बेसिकली आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और मे बी इट में क्रिएट मोनोपोलीज इन द मार्केट। एंड नंबर 3, जो आपके डे टू डे एक्सपेंस है दैट इज कॉल्ड वर्किंग एक्सपेंस, वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज। क्लियर। अब एमालगमेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अमालगमेशन मीन्स मर्जिंग ऑफ वन कंपनी विथ अनदर। एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी। और मर्जिंग ऑफ टू और मोर कंपनी, या तो दो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज हो जाएगी टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, या तो नई कंपनी बने। और वन कंपनी इज टेकन ओवर बाय अदर, या तो एक कंपनी को कोई और कंपनी टेक ओवर कर ले, मर्ज कर ले। Therefore, amalgamation include absorption. Absorption का मतलब जो लास्ट टॉपिक पढ़ा, वन कंपनी इज टेकन ओवर बाय अनदर, एज वेल एज रिकंस्ट्रक्शन। अब रिकंस्ट्रक्शन क्या है वो हम चैप्टर नंबर 2 में कंटिन्यू करेंगे। अब हम तीनों तीन देखते कि एमालगमेशन का मीनिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं और रिकंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं। तो एमालगमेशन का मीनिंग क्या होता है? व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स रनिंग कंपनी, जो कंपनियां चल रही है, कैरिंग ऑन अ बिजनेस, decided to amalgamate, a new company is formed to take over the business of existing company। यानी सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के तौर पे ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर टू कंपनी। वो दोनों दो क्या सोचते हैं कि हम दोनों दो मिक्सअप हो जाए, मर्ज हो जाए और नई कंपनी स्टार्ट करे सी लिमिटेड। इसका मतलब ए कंपनी भी बंद हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, बी कंपनी भी बंद हो जाएगी एंड सी कंपनी एग्जिस्टेंस में आएगी। दैट इज कॉल्ड एमालगमेशन। देखो लिखा हुआ है, द एग्जिस्टिंग कंपनी आर गोइंग इनटू लिक्विडेशन एंड न्यूली फॉर्म कंपनी परचेज द बिजनेस ऑफ लिक्विडेटेड कंपनी। इन शॉर्ट, टू और मोर कंपनी इज लिक्विडेटेड एंड वन फॉर्मेशन इज अमालगमेशन। यानी दो या दो से ज्यादा कंपनी बंद होती है और नई कंपनी स्टार्ट होती है। याद रखना हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही कंपनी का है, मगर थियरी पॉइंट ऑफ के लिए याद रखना दो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज हो जाएगी, इट मींस लिक्विडेट हो जाएगी और नई कंपनी स्टार्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एमालगमेशन। नीचे एग्जांपल आपको दिया हुआ है। नंबर 2 इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? तो एब्जॉर्प्शन का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हेन वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज टेकन ओवर बाय अनदर एग्जिस्टिंग बिजनेस, इट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। हियर नो न्यू कंपनी इज फॉर्म। ये सब चीजें एमसीक्यू में आपको याद रखनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए लिमिटेड भी एक कंपनी है, बी लिमिटेड भी एक कंपनी है। ए लिमिटेड को पूरा के पूरा बी लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया है। इट मींस ए लिमिटेड जो चल रही थी वो लिक्विडेट हो गई और बी लिमिटेड के नाम से बिजनेस चलेगा, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। थर्ड वन इज रिकंस्ट्रक्शन। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 है, पूरा पढ़ना बाकी है, ध्यान देना। तो रिकंस्ट्रक्शन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर।
यानी कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना। In reconstruction of a company, usually the asset and liabilities of company are revalued. कंपनी की asset और liability को revalue किया जाता है। The losses suffered by the company are written off by deducting of paid up value of share or right attached to different classes of share compounding with creditor। यानी asset को revalue किया जाता है और आपके जो लॉसेस होते हैं उसको एडजस्ट किया जाता है किसके साथ, या तो आपकी कैपिटल को रिड्यूस करके या तो आपकी लायबिलिटी के साथ एडजस्टमेंट करके। देयर आर टू टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, नंबर वन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड नंबर टू एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। दोनों तो हमारे सिलेबस में। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एग्जिस्टिंग कंपनी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस, यानी यहाँ पे कोई बिजनेस बंद नहीं हो रहा है in the same name, but it reduces capital from the balance available, it right of accumulated past losses। यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं हो रही है, जो जूनी कंपनी है वही कंपनी चलेगी, मगर वो क्या करेगी, अपने जो लॉसेस है, अपने जो फिक्टिशियस एसेट है उसको रिटर्न ऑफ कर देगी, ख़त्म कर देगी अलॉन्ग विद द एडजस्टमेंट। उसको अल्टरेशन बोलो या तो फिर कंसोलिडेशन ऑफ बोलो, किसी भी तरीके से अपनी शेयर कैपिटल या अपनी लायबिलिटी को एडजस्ट करके वो लॉसेस का एडजस्टमेंट कर देगी। इन सिंपल वर्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स अपनी कंपनी को दोबारा कंस्ट्रक्ट करना बाय चेंजिंग इज असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल्स एज वेल एज रिसोर्स। नंबर टू इज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब ये क्या है, व्हेन ओनली वन एग्जिस्टिंग कंपनी कैरिंग ऑन बिजनेस इज टेकन ओवर बाय न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। शब्दों पे ध्यान देना, ये एमालगमेशन और अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। एक कंपनी जो चल रही है उसको कोई नई कंपनी जो नवी नवी एस्टैब्लिश हुई है उसने टेक ओवर कर लिया, इट इज नॉन एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि भाई ए लिमिटेड ऑलरेडी एक कंपनी है, यहाँ का एग्जाम्पल नहीं मैं अपना दे रहा हूँ, ए लिमिटेड एक ऑलरेडी कंपनी, सिंपल लैंग्वेज में तौसीफ सैयद की सियाल लिमिटेड कंपनी चल रही है। उसको कोई नवी कंपनी जो एस्टैब्लिश हो रही है, ए लिमिटेड या बी लिमिटेड, ए लिमिटेड ले लो, तो वो ए लिमिटेड ने पूरी की पूरी सीआर लिमिटेड के बिजनेस को एब्जॉर्ब कर लिया, टेक ओवर कर लिया, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ। अब परचेज कंसीडरेशन क्या, तो वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द प्रैक्टिकल प्रपोर्शन ऑफ एमालगमेशन, सो वी ऑल नो परचेज कंसीडरेशन मीन्स प्राइस और अमाउंट पेएबल बाय परचेजिंग कंपनी टू सेलिंग कंपनी और लिक्विडेटेड कंपनी। देखो लिखा हुआ है, द प्राइस पेएबल बाय परचेजिंग दैट इज ट्रांसफरी कंपनी टू सेलिंग कंपनी फॉर द एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। इन अदर वर्ड, purchase consideration is the amount payable by transferring company to the to the to the purchasing company for the purpose of accounting of amalgamation, that is according to accounting standard 14. Consideration means aggregate of shares and other security issued, and the payment is made in the form of cash or other asset by transferring company to the shareholder of the ट्रांसफरर कंपनी। सिंपल लैंग्वेज में बताया हुआ है कि वो परचेजिंग कंपनी होगी, वो या तो अपने इक्विटी शेयर प्रोवाइड करेगी, या तो अपने प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड करेगी, या तो कैश प्रोवाइड करेगी, किसको, सेलिंग कंपनी को, इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस परचेज। बट ये आपको याद रखना है, परचेज कंसीडरेशन डज नॉट इंक्लूड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी टेकन ओवर बाय ट्रांसफरिंग कंपनी or the amount paid to direct creditors or debenture holder of the transfer company, because purchase consideration में पेमेंट सिर्फ पर शेयर होल्डर्स को ही किया जाता है,
डिबेंचर इज नॉट ऑनर ऑफ द कंपनी, दे आर सिमिलर टू क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। इसके लिए अगर परचेजिंग कंपनी अगर क्रेडिटर को कुछ पेमेंट करती है, डिबेंचर वालों को पेमेंट करती है, तो उसको परचेज कंसीडरेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसको सेपरेटली सोन अप किया जाएगा। क्लियर? अब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने की कितनी मेथड है, तो दिस ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड इन अवर प्रैक्टिकल लेक्चर। देयर आर 4 मेथड फॉर पेमेंट ऑफ परचेज कंसीडरेशन। नंबर 1 लमसम मेथड, नंबर 2 नेट असेट मेथड, नंबर 3 नेट पेमेंट मेथड एंड नंबर 4 इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। क्लियर? तो लमसम मेथड क्या है, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि लमसम मेथड मीन्स परचेजिंग कंपनी डायरेक्टली स्पेसिफाई द अमाउंट। जैसे व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज फिक्स विदाउट एनी कैलकुलेशन, द अमाउंट टू बी पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी एज अ परचेज कंसीडरेशन एज मे बी स्टेटेड इन द प्रॉब्लम एज ए लमसम। क्या दे दिया होगा डायरेक्टली कि भाई ए लिमिटेड पे a lump sum amount of 18 lakh rupees, 25 lakh rupees, lump sum of 9 crore rupees, तो इसको बोलते हैं lump sum method. In such method, no calculation is required for purchase consideration. परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए कोई वर्किंग करने की जरूरत होती नहीं है। सेकेंड वन इज नेट असेट मेथड। तो नॉर्मली बेसिकली नेट पेमेंट बाद में आएगा, पहले हम नेट पेमेंट अवॉर्ड करते हैं, देन वी विल गो फॉर नेट असेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड क्या है, तो द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन अंडर दिस मेथड इज एट सर्टन बाय एडिंग अप total value of shares and other security issued and the payment made in the form of cash and other asset by purchasing company to selling company it discharge of consideration। simple language में when it is specifically explained or specifically given in the example that purchasing company shall issue such amount of equity share, such amount of debenture and such amount of cash to selling company। जहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया है कि सेलिंग कंपनी को कितने इक्विटी शेयर दे रही है, कितने प्रेफरेंस शेयर दे रही है और कितने रुपए कैश दे रही है। इन सिंपल वर्ड अगर आपको दे दिया है एंड द 50,000 इन कैश, 80,000 इन कैश, 90,000 इन कैश, 2 लाख रुपी इन कैश, यानी सिंपल लैंग्वेज में जहां पे आपको कैश पेमेंट के बारे में स्पेसिफिकली बता दिया गया है, at that time we have to calculate only with the help of net payment method। in such method example पे ध्यान देना, it may be chances of question being asked as a MCQ at the time of calculating net payment method। अगर आप net payment method के जरिए purchase consideration कर रहे हो, so asset and liability taken over by purchasing company, यानी purchasing company जो asset और liability ले जाती है is immaterial from point of view of PC। समझ में आया? ऐसा नहीं कि इमटेरियल सर ने बताया तो कैलकुलेशन में काम नहीं लगेगा। इमटेरियल लेना काम का किस तौर पे नहीं है कि भाई परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करने में कितनी असेट ले गया, कितनी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर? देखो नीचे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय ट्रांसफरिंग कंपनी आर नॉट कंसीडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ पीसी। all payment made by transferring company for shareholder in any form only to be taken into account। यानी किस प्रकार का आपको पेमेंट कर रहा है वही देखा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया वो परचेजिंग कंपनी कितनी असेट ले गई, कितनी लायबिलिटी ले गई, वो परचेज कंसीडरेशन के अंदर मान्य लगेगा नहीं, मान्य रहेगा नहीं। कब? जब आप नेट पेमेंट के जरिए परचेज कंसीडरेशन कर रहे हो। पूरा के पूरा वही बताया। सिमिलरली कि अगर कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस बोलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलो, परचेजिंग कंपनी पे करती है तो उसको भी इंक्लूड करना नहीं है। क्लियर?
ये तुम्हारी सेकंड मेथड हुई। अब थर्ड मेथड आती है नेट असेट मेथड। तो नेट असेट मेथड और नेट पेमेंट में फर्क क्या है? तो सिंपल इतना ही याद रखना है आपको कि अगर आपको एग्जाम्पल में दिया है एंड रिमेनिंग अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस अमाउंट इन कैश, यानी आपको इक्विटी के बारे में स्पेसिफाई कर दिया है, प्रेफरेंस के बारे में स्पेसिफाई कर दिया है, मगर आपको कैश के बारे में कुछ कंडीशन नहीं दी गई है, आपको कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई डायरेक्टली कि जैसे रिमेनिंग अमाउंट इन कैश एंड द बैलेंस अमाउंट इन कैश, तो कॉमन वहां पे हमको कैश बैलेंस ढूंढना पड़ेगा कितना कैश में दिया है। तो एट दैट टाइम वी शैल कैलकुलेट नेट असेट मेथड। अब नेट असेट मेथड का मीनिंग क्या होता है? तो नेट असेट मेथड का कैलकुलेशन कैसे होगा कि परचेजिंग कंपनी कितनी असेट ले जाती है और कितनी लायबिलिटी को पे करने की एग्री होती है। क्लियर? मगर यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है कि असेट लायबिलिटी कौन सी वैल्यू पे देखी जाएगी? तो असेट एंड लायबिलिटी आर आर कंसीडर्ड एट एग्रीड वैल्यू, यानी परचेजिंग कंपनी जो कीमत में असेट ले जा रही है, जो कीमत पे लायबिलिटी पे करने का बता रही है, वही कीमत को प्लस माइनस करके परचेज कंसीडरेशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। क्लियर? अब इस पे कौन से पॉइंट याद रखने हैं? तो ऑलरेडी आपको याद रखना है द टर्म असेट विल ऑलवेज इंक्लूड कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। बराबर, यानी जितनी भी असेट ले जाता है उसको इंक्लूड करना है, मगर कैश बैलेंस बैंक बैलेंस को भी इंक्लूड करना जरूरी है, बट इट डज नॉट इंक्लूड फिक्टिशियस असेट। हाँ, अगर सब में कुछ दिया हो कि ना दिया हो, अगर सब में फिक्टिशियस असेट है तो फिक्टिस, हाँ अगर स्पेसिफाई करा है कि परचेजिंग कंपनी इसका भी कुछ ना कुछ करेगी तो इंक्लूड करना है, बट जनरली इट डज नॉट इंक्लूड एनी फिक्टिशियस असेट। पॉइंट नंबर टू, असेट नॉट टेकन ओवर परचेजिंग कंपनी शुड बी एक्सक्लूडेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे परचेजिंग कंपनी टेक ओवर ऑल असेट ऑफ द सेलिंग कंपनी एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब हमको इन्वेस्टमेंट को परचेज कंसीडरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। नंबर थ्री, इफ देर इज गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों तो आपकी असेट है, द सेम शुड बी इंक्लूडेड इन द असेट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर सम साइलेंट है, कुछ बता नहीं रहा है कितना ले गया, तो हम जितनी भी असेट है सबको प्लस कर देंगे, सम अप कर देंगे, मगर फिक्टिशियस असेट नहीं लेना है। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? द टर्म लायबिलिटी मीन्स ऑल लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बिल्स पेएबल हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो। क्लियर? The term trade liability will means trade creditor and bills payable. The term liability should not include accumulated profit. क्यों? क्योंकि कॉमन है जो प्रॉफिट होते हैं accumulated, जिसको अपने स्टेट्यूटरी रिजर्व बोलते हैं, जनरल रिजर्व बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, दे आर द अमाउंट पेएबल टू शेयर होल्डर ऑफ द परचेजिंग। वो ओनर फंड है, वो लायबिलिटी नहीं है। क्लियर? वो सब चीज को इंक्लूड करना नहीं है। नहीं, एनी लायबिलिटी इज नॉट टेक ऑन ओवर, सिमिलरली बता दिया कि परचेजिंग कंपनी आपकी हर लायबिलिटी ले जाती एक्सेप्ट क्रेडिटर। जैसे मैंने असेट में बताया कि जो ले जाता है वो सब ले लो, जो नहीं ले जाता वो एक्सक्लूड कर दो। तो यहाँ पे भी लायबिलिटी का मतलब परचेजिंग कंपनी जो जो लायबिलिटी ले जाती है वो सब आपको लेना है, मगर स्पेसिफाई कर दिया कि भाई परचेजिंग कंपनी टेक ओवर ऑल असेट एंड ऑल लायबिलिटी एक्सेप्ट क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को हमको परचेजिंग कंपनी के पीसी में इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर? ये तुम्हारी मेथड नंबर थ्री थी। और नाउ कम्स इंटरेस्टिंग वैल्यू मेथड। 100% फिक्स 2 मार्क का एमसीक्यू आपका ये टॉपिक से होगा 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 और होगा। In this method, purchase consideration is at certain on the basis of ratio। याद रखना, ये एमसीक्यू में आपको पूछ सकते हैं। In which share of transferee company are exchanged for the share of transferee company, यानी ratio proportion। This ratio is determined on the basis of value of company shares। अब इसकी फॉर्मूला क्या है?
इंट्रिस्टिक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू नेट असेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इसका कैलकुलेशन हम प्रैक्टिकल लेक्चर्स में चेक करेंगे। 100% इंट्रिस्टिक मेथड का एक सम आएगा आएगा और आएगा। क्लियर? तो ये तुम्हारा था पॉइंट नंबर 3 कि परचेस कंसीडरेशन क्या है और उसकी मेथड्स क्या है। अब देखते हाउ टू फाइंड मेथड। अब एग्जाम में पता कैसे चले, तो मैंने बता दिया कि अगर आपको लमसम वर्ड दे दिया है तो समझ जाना वो लमसम मेथड से। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको सब में स्पेसिफाई कर दिया है कितने इक्विटी शेयर देंगे, इतने प्रेफरेंस शेयर देंगे, इतना बैलेंस कैश में देंगे, तो वहाँ पे आप नेट पेमेंट से कैलकुलेट करोगे। ने अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया है रिमेनिंग बैलेंस इन केस, बैलेंस इन केस, रिमेनिंग अमाउंट इन केस, तो उस समय हम कंपलसरी नेट असेट मेथड को फॉलो करेंगे। क्लियर? अब ये तो तुमको बताने जैसा नहीं है। ट्रांसफर कंपनी का मतलब सेलिंग कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी का मतलब परचेजिंग कंपनी। ऑलरेडी सेलिंग कंपनी के 18 जनरल एंट्री में ऑलरेडी आपको डिटेल में बता चुका हूँ, आपको पढ़ना है बिकॉज इसके अंदर से भी आपको एमसीक्यू के चांसेस रह सकते हैं। क्लियर? सिमिलरली परचेजिंग कंपनी की भी मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दी है, मगर ये थोड़ी चीज़ों पे ध्यान देना। कौन सा? तो ये भी मैंने बताया था कि अगर आप परचेजिंग कंपनी की बुक में लिखते हो तो अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आता है तो उसको हम बोलेंगे गुडविल। अगर आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आता है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। याद रखना, अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आता है तो उसको बोलेंगे गुडविल, न अगर क्रेडिट साइड पे आता है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। मगर ये आपको पॉइंट नंबर 5 जो है ये याद रखना, अगर आपका पीसी लमसम मेथड से है या नेट पेमेंट मेथड से है, अगर आपका परचेस कंसीडरेशन लमसम से है या नेट पेमेंट से है, लमसम से है या नेट पेमेंट से है, तो सेकंड स्टेप के अंदर ना तो गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा। क्लियर? क्योंकि नेट पेमेंट के अंदर आपको स्पेसिफिकली बता दिया कितना पेमेंट कैसे करना है। डिफरेंस आने के चांसेस यानी याद रखना कि इन बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व will be shown only if there is difference and these occur only in net asset method। याद रखना एमसीक्यू में कि जब भी आप परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेशन नेट असेट से मेथड से करते हो, जब भी आप परचेस कंसीडरेशन नेट असेट मेथड से करते हो, जो दो डिफरेंस डेबिट में आता है तो गुडविल, क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व। बट पॉइंट टू रिमेंबर, अगर आपका परचेस कंसीडरेशन लमसम मेथड से है या नेट पेमेंट मेथड से है, लमसम मेथड से है या नेट पेमेंट मेथड से है, लमसम मेथड से है या नेट पेमेंट मेथड से है, एट दैट टाइम देयर इज नो चांस ऑफ डिफरेंस इन जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ परचेजिंग कंपनी इन स्टेप 2। यानी नेट पेमेंट मेथड और लमसम मेथड हुआ तो ना गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आ सकता है। क्लियर? ये चीज आपको एमसीक्यू में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जनरल एंट्रीज की ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना है क्या नहीं। फिर ये भी पूछ सकते हैं पॉइंट नंबर 5 कि अगर आपके बैलेंस के अंदर गुडविल भी शोन कर रहा है, कैपिटल रिजर्व भी शोन कर रहा है, द सेम शुड बी एडजस्ट विन वन अनदर। एमसीक्यू में आ सकता है कि एक बैलेंस शीट में आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों बताना नहीं है। अगर दोनों दो आता है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आइदर गुडविल होगा या आइदर कैपिटल रिजर्व होगा। तो उसकी जनरल एंट्री आपको पूछ सकते कैसे होगी, तो कॉमन है कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मगर याद रखना ये पॉसिबल कब है, जब आपके पास दोनों दो बैलेंस अकाउंट में बता रहे हैं। क्लियर? फिर इसी तरह पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो याद रखना इन केस ऑफ एमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन द
द परचेजिंग कंपनी में हैव इज ओन फॉर्मेशन एक्सपेंस, देयरफॉर अबव एंट्री विल बी पास इन केस ऑफ एमालगमेशन या तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल। ये एब्जॉर्प्शन में पॉसिबल नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव एमालगमेशन में होते हैं। क्यों एमालगमेशन में होते हैं? तो मैंने ऑलरेडी बताया कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एक कंपनी जो चल रही है वो कोई और चालू कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही है। मगर एमालगमेशन की डेफिनेशन क्या बताई कि जूनी कंपनी बंद हो रही है और नई कंपनी फॉर्म हो रही है। तो ये एंट्री प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस वाली एंट्री सिर्फ एमालगमेशन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ही पॉसिबल है। अब तुमने एमालगमेशन तो समझा, अब सवाल है सर वाई एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्यों जरूरत पड़ेगी? सिंपल है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या दी कि कोई जूनी कंपनी को नवी फॉर्म्ड हुई कंपनी एब्जॉर्ब करती है। नवी फॉर्म यानी जो नई बन रही है वो एब्जॉर्ब करती है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस लगेगा। तो ये सब चीजें एमसीक्यू में आपको काम आ सकती है। उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी रिजर्व, एंट्री फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व दैट इज कॉल्ड एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, ये सिर्फ पॉसिबल एक ही सही पे है अगर आपका सम आपका प्रैक्टिकल एमालगमेशन परचेस का है। यानी ये एंट्री एब्जॉर्प्शन परचेस में भी नहीं आएगी, एब्जॉर्प्शन मर्जर में भी नहीं आएगी, एमालगमेशन मर्जर में भी नहीं आएगी, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो पूरा अलग टॉपिक है। तो याद रखना है जो स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलते हैं, जिसको एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बोला जाता है, तो ये एंट्री नाम से याद रखना एमालगमेशन में जाएगी, क्योंकि नाम है ना एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। बट एग्जाम में आपको हैरान करने के लिए पूछ सकते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व बोलो या एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बोलो, ये दोनों दो एक ही जगह पे पॉसिबल है। कौन से जगह पे? जब आपका कैलकुलेशन एमालगमेशन परचेज का है। अब यहाँ पे आपको एमसीक्यू कैसे पूछ सकते हैं कि भाई स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होते हैं? तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करे, आपको पढ़ाए हुए। डेवलपमेंट रिजर्व बोलो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बोलो, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व बोलो, इसको एमालगमेशन रिजर्व बोला जाता है। क्लियर? यहाँ पर अपना लेक्चर नंबर 1 एमसीक्यू टॉपिक कवर करते हैं। दूसरा लेक्चर ऑन द वे आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा।